हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट वाया प्रॉब्लम का 4 पार्ट डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारे गेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एंजाइम कैटालिसिस और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के जो हमारे एप्लीकेशन पार्ट है उस पर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम कैटलिस्ट बेसिकली क्या है? अब देखिए, कैटलिस्ट तो आपने सुने होंगे, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, तो हम रिएक्शन में इन तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। पर हमारी बॉडी में जिस टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं वो बेसिकली हमारी एंजाइम कैटालिसिस पे हमारी होती हैं, ठीक है। और ये एंजाइम्स हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनकी इफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो बहुत ही एडवांस्ड होती हैं। उनको अगर हम कॉपी भी कर लें अगर हम लेबोरेटरी में, तो हमारी साइंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी। पर हम उसका अभी तक यही मान लीजिए कि हम अभी तक का 5% भी नहीं पहुंच पाए हैं, 5% भी हम उस परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो हमारी ये मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करती है? तो बेसिकली हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से बाइंड कर देता है, ठीक है। तो इसको हम की एंड लॉक मैकेनिज्म भी बोलते हैं कई जगह पे। तो जब एक जगह से बाइंड कर लेगा तो इनके बीच सबस्ट्रेट एंजाइम के बीच कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ये रिएक्शन होगी। फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट हमारा अलग अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम हमारा फिर से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम किस तरह से डोनेट कर सकते हैं? ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर डिकम्पोज हो गया एंजाइम, और हमको क्या मिल गया? प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर ये एंजाइम फिर से किसी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, फिर से ये रिएक्शन चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट हमारा क्या है? K1 है, और बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट क्या है? K2 है, ठीक है। तो K1 क्या है? हमारा रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है। K2 क्या है? हमारा जो रेट कांस्टेंट है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ES, मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कुछ रिएक्शन पॉसिबिलिटी होगी। जरूरी नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितना भी फॉर्म हुआ पूरा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका फिर से बैकवर्ड रिएक्शन से फिर से एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और K3 क्या है? जो हमारी फाइनल रेट कांस्टेंट है वो एंजाइम से और प्रोडक्ट जो हमको मिल रहा है वो है। अब देखिए इसको स्टडी कैसे किया गया। माइकल मेंटेंस इक्वेशंस दी थी, तो उन्होंने वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट का प्लॉट किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि स्टार्टिंग में तो ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है, बट आफ्टर सम टाइम ये हमारी कांस्टेंट हो जा रही है, ठीक है। तो जो ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और जो हमारे यहाँ पे कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जा रही है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। तो हमने तो अभी तो पढ़ा था कि कोई रिएक्शन या तो फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने उसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ पढ़ा था, कुछ जीरो ऑर्डर पढ़ी थी तो जिसके लिए जीरो ऑर्डर का रेट लॉ पढ़ा था। पर यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम नॉर्मली तो हम नहीं अप्लाई कर सकते फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ या सेकंड जीरो ऑर्डर रेट लॉ। तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म दिया था माइकल मेंटेंस ने, जो कि इस कर्व को एक्सप्लेन करता है कि हमारा कैसे ये वेरिएशन हो रहा है। तो देखते हैं वो इक्वेशन क्या थी। वो इक्वेशन बेसिकली हमारी क्या है? V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन Km+S। यहाँ पे कौन से टर्म्स क्या हैं अभी बताता हूँ मैं। और ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी कर रही है। यहाँ पे हमारी Vmax हो गई, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये देखिए Vmax क्या है? हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे अचीव हो रही है। S क्या है? हमारी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन है जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और Km क्या है? Km हमारा एक कांस्टेंट है, माइकल मेंटेन कांस्टेंट, जिसको हम कैसे देते हैं? Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 K1, ठीक है। K2 और K2 K3 K1 क्या है अभी मैंने लास्ट साइड में डिस्कस किया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि ऐसी कौन सी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन हो जहाँ पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो, ठीक है। तो अगर हम देखें Km इज इक्वल टू S रख दें इस इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा? V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन Km+S है। तो यहाँ पे Km इज इक्वल टू S हमने मान लिया है, तो यहाँ पे 2S हो जाएगा, ठीक है। तो S से S डिवाइड हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा? Vmax/2, ठीक है। तो हमारी जब सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन Km के इक्वल हो जाएगी तो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो इस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन पे हमारी वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो जाएगी। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए हमारा जो माइकल मेंटेंस इक्वेशन है वो ग्राफ को तो एक्सप्लेन करता है, पर हमारे जो कुछ टर्म्स होते हैं हम अभी पढ़ेंगे कैटालिटिक इफिशिएंसी, हमारा कौन सा कैटालिटिक कितना अच्छा वर्क कर रहा है,
टर्नओवर नंबर क्या है, मतलब टर्नओवर नंबर क्या होता है बेसिकली हमारे की एंजाइम का एक हमारा मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा कन्वर्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसका अच्छी कैटेलिटिक मानी जाएगा कि अच्छा कैटलिस्ट है, ठीक है। तो हम बेसिकली माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन से हम लीन वेव-बर्क प्लॉट करते हैं, जिससे हमको ये सारे पैरामीटर पता चलते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या थी, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन के एम प्लस एस, अभी हमने पढ़ा। अब इसको हम अगर इन्वर्ट कर दें तो 1/V0 नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, Km/V max S अपॉन एस एस कैंसिल हो जाएगा और 1/V max, ठीक है। अब इसी को हम अगर प्लॉट करें y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो हमारा देखिए y प्लॉट पे y एक्सिस पे क्या हो जाएगा 1/v, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस पे 1/v max, और स्लोप क्या हो जाएगा हमारा Km/Bm, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी। स्लोप हमारा क्या है Km/Bm, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, इंटरसेप्ट हमारा 1/Vm 1/V max, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, ये हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो हम ले रहे हैं 1/V max। देन हमारा जो दो बेसिक टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली कहीं कहीं जगह पे दोनों को सेम मान लेते हैं, पर आप यूनिट देखिएगा यूनिट क्या है, ठीक है। तो टर्नओवर नंबर हमारा यूनिट लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कंसंट्रेशन का डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट लेस रहेगा। और ये हमारा इसकी यूनिट होती थी हमारी सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इनवर्स का एक फैक्टर आता है। तो टर्नओवर हमारा नंबर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म बाय अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दे रहा है, तो वही हमारा टर्नओवर नंबर है। मान लीजिए एंजाइम का एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के 100 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे टर्नओवर नंबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जितना ज़्यादा टर्नओवर नंबर होगा उतना ज़्यादा हम बोलेंगे कि ये कैटलिस्ट अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को हमारा कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोडक्ट में। और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, जब हम इसको टाइम ऑफ द रिएक्शन से डिवाइड कर देते हैं उसी को हम टर्नओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बेसिकली हमको क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा K3 को हम टर्नओवर नंबर भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट मिलीमोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मिलीमोल्स ऑफ कैटलिस्ट। मिलीमोल्स ऑफ प्रोडक्ट को भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, क्योंकि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसको ये भी बोल सकते हैं। फिर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। फिर कैटलिटिक एफिशिएंसी क्या होता है कि हमारा कौन सा कैटलिस्ट कितना अच्छा है, उसको हम कैसे देते हैं K3/Km से। और स्लोप हमारा क्या अभी हम देखा था हमने लीन वेव वर्क प्लॉट का Km/V max था, और इंटरसेप्ट था वो कितना था 1/V max, ठीक है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है V max इज इक्वल टू K3 इंटू एंजाइम कंसनट्रेशन, K3 इंटू A0, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये 5-6 फॉर्मूले कुछ हैं आपको यूटिलाइज करने होंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। इन अ होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन 1 मोलर ऑफ सबस्ट्रेट बाइंड 1 माइक्रोमोलर ऑफ कैटलिस्ट यील्ड 1 मिलीमोलर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इन 10 सेकेंड। द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, तो हमको ये यूटिलाइज हुआ। तो टर्नओवर नंबर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, बेसिकली हमारा टर्नओवर नंबर क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और हमारा जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जब हम हम टाइम का डिवाइड कर दें टर्नओवर नंबर बाय टाइम, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब हमको जस्ट हमको वैल्यूज़ रखनी है, तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, टर्नओवर नंबर में देखिए हमारा 1 मिलीमोलर हमको प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसको मिलीमोलर में ही रखते हैं। और कैटलिस्ट कितना वो यूज़ हो रहा है 1 माइक्रोमोलर, तो 1 माइक्रोमोलर मीन्स 10⁻³ मिलीमोलर, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है हमको, टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻²। और यूनिट क्या हो जाएगी, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी की यूनिट में बोला था सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है।
तो देखिए हमको क्या क्या चीज़ दी, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट दिया था 1 मिलीमोलर, तो हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ली 1 मिलीमोलर। यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर में हमारा, न्यूमरेटर में 1 मिलीमोलर, और उसके बाद क्या दिया था हमको कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन, तो 1 माइक्रोमोलर है, इसको मिलीमोलर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मिलीमोलर। और उसके बाद टाइम कितना हमारा 10 सेकेंड, टाइम हमारा 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ये आ गया टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह आपको क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यूज चेंज करके आपको सिमिलर प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। अभी मैंने फॉर्मूलेज लिखे थे, आप देख लीजिएगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम पर आते हैं। फॉर एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन अ लीन-वेवर-बर्ग प्लॉट गिव द फॉलोइंग डेटा, स्लोप, इंटरसेप्ट, और इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम 2.5 × 10⁻⁹, देन व्हाट इज द कैटालिटिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या क्या दिया है, यहाँ पे हमको स्लोप दिया है। तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है हमारी, Km/Vm। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूले में, जहाँ पे हमने लिखा भी था कि आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो Km/Vm हमको दिया है 40। इंटरसेप्ट क्या होता है 1/Vm, 1/Vm कितना हो गया 4। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, Km की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Km कितना हो जाएगा हमारा 40, और 1/Vm, और 1/Vm को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1/Vm। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 जब यहाँ पे चला जाएगा 40/4 हो जाएगा। तो Km कितने हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, Km हमको पता चल गया। और Vm कितना हो जाएगा, Vm की वैल्यू बस हमारी 1/4 हो जाएगी यहाँ पे। तो हमको Km और Vm की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। ठीक है, दो चीज़ें हमको पता चल गई। अब हमसे पूछ के आ रहा है कैटालिटिक इफिशिएंसी। कैटालिटिक इफिशिएंसी हमारा क्या होता है K3/Km। ठीक है, Km तो हमको मिल गया, पर अभी हमको K3 की वैल्यू नहीं पता चली है। तो K3 की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Vmax = K3 × E0। ओके, तो Vmax हमको पता है 1/4 है, K3 की वैल्यू हमको चाहिए। और एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी दी है, एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी दी है 2.5 × 10⁻⁹। तो हम रख देंगे 2.5 × 10⁻⁹। यहाँ से K3 हमको मिल जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे जस्ट, तो K3 हमको मिल जाएगा 10⁸। ओके, तो K3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10⁸। Km हम निकाल ही चुके हैं 10। तो कैटालिटिक इफिशिएंसी हमारा क्या होता है K3/Km। तो 10⁸ डिवाइडेड बाई 10 हमारा कितना हो जाएगा 10⁷। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। इसमें हमको यूटिलाइज़ करना था, हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, और Vmax का फॉर्मूला क्या होता है, और उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करके हम K3/Km की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हुई, अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन द Michaelis-Menten mechanism for enzyme kinetics, the expression obtained is V/E0S = 1.4 × 10⁻12 - 10⁻4 × V/E0। ठीक है, तो हमको वैल्यू क्या क्या चाहिए K3 और Km। Km हमारा क्या होता है Michaelis-Menten कांस्टेंट होता है, तो उनकी वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले हमको ये इस फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, V = K3 × E0S। हमने जो Michaelis-Menten इक्वेशन सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो, तो यही थी Km + S। ठीक है, अब इस फॉर्म से हमको इस फॉर्म में लाना है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे इस इक्वेशन से। वहाँ पे K3 क्या आ रहा है, Km क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर V हमारा यहाँ पर है V और S/Km अपॉन E, और ये हमारा न्यूमिनेटर में यहाँ पर, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में ले आए E0/S हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा Km + S = K3। ठीक है, तो हमने क्या किया, Km/S को न्यूमिनेटर में ले गए, E0/S को डिनोमिनेटर में ले गए, और K3 हमारा सिर्फ राइट साइड में बचा। अब इसको हम एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड करेंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा हमारा VKm/S, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, =
K3 माइनस, अब ये प्लस वाला टर्म राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, V अपॉन E नॉट, ठीक है, इतना टर्म बचेगा। अब ये Km को हम, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ V अपॉन E नॉट एस है, अगर Km से हम डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, क्या बचेगा हमारे पास, V अपॉन E नॉट एस इज इक्वल टू K3 बाई Km माइनस V अपॉन E नॉट एस, ठीक है। तो हम V नॉट E नॉट Km, सॉरी Km से हमने डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो इतना हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए आपको सिर्फ इस तरह की इक्वेशन लगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब K3 बाई Km हमारा क्या होता है, कैटालिटिक इफिशियंसी, ठीक है। तो कैटालिटिक इफिशियंसी हमारा 1.4 इंटू 10 का 12 हो गया। बस हमसे पूछा क्या है, K3 और Km की वैल्यू, तो K3 बाई Km की वैल्यू तो हमको यहाँ से पता चल गई कितनी है, 1.4 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। और यहाँ से कंपेयर करेंगे 10 की पावर 4 इंटू V अपॉन E नॉट, तो V अपॉन E नॉट यहाँ पे आ रहा है, V अपॉन E नॉट यहाँ पे आ रहा है, तो 1 बाई Km की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई Km की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे V अपॉन E नॉट यहाँ पे भी आ रहा है, V अपॉन E नॉट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे Km आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए 1 बाई Km की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर 4। बस आपको K3 भी पता चल गया, 1 बाई Km पता चल गया, यहाँ से K3 निकल आ जाएगा, तो K3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1.4 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि 10 की पावर 4 से हम डिवाइड कर देंगे, और Km की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर -4, ठीक है। 1 बाई Km था 10 की पावर 4, तो Km कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने कैसे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और बस उसके बाद हमको सिर्फ कंपेयर करना था वैल्यूज़ को, और हमको K3 और Km की वैल्यूज़ पता चल गई। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी गेट एग्जाम में पूछी गई है। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द कन्वर्जन ऑफ CO2 टू बाइकार्बोनेट आयन बाई कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम, आपने बायोएनर्जी में पढ़ा होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हमको, हैज़ अ टर्नओवर नंबर ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 5 सेकेंड इनवर्स। देखिए टर्नओवर नंबर यहाँ पे लिखा है, पर इसको हम टर्नओवर फ्रीक्वेंसी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट कितना दिया है हमको, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि टर्नओवर के नंबर की हमने बताया था कि कोई यूनिट नहीं होती है। अब कई लोग टर्नओवर नंबर को ही टर्नओवर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, आपको कम देखना कैसे होगा यूनिट पे, कि यहाँ पे यूनिट कितनी दी है आपको, सेकेंड इनवर्स दिया, तो ये बेसिकली हमारा क्या बोला है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैट एंजाइम required to convert 0.44 ग्राम CO2 टू बाइकार्बोनेट आयन इन 100 सेकेंड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो हमको बेसिकली टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन, जो ये हमारा कैटलिस्ट है, इनटू टाइम, ठीक है। तो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन सबसे पहले देखते हैं। सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना दिया है, सब्सट्रेट हमारा 0.44 ग्राम लिया है, और इसकी अमाउंट दिया है ग्राम में, इसको हमको मोल्स में लेना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास 44, तो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.44 इंटू डिवाइडेड बाई 44, ठीक है। चलिए हमको ये तो मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कार्बोनिक एंजाइम का कितना अमाउंट चाहिए, मान लीजिए हमको x ग्राम चाहिए, पर वो पूछ रहा है माइक्रोग्राम में, तो हम इसको x इंटू 10 की पावर -6 ले रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया ही है 30,000, तो 30,000 हो गया, और टाइम कितना दिया, टाइम दिया है 100 सेकेंड, ठीक है। और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी भी दी थी यहाँ तक, हाँ 4 इंटू 10 की पावर 5 दी थी, तो 4 इंटू 10 की पावर 5 के इक्वेट कर देंगे हम। तो यहाँ से अब हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 7.5 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, बस आपको देखना था कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है और हमको क्या दिया है। तो आपको याद रखना है कि आपको मोल्स में कंसंट्रेशन को कन्वर्ट कर देना है, और हमको टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दी ही है, और हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लीन वेव प्लॉट पे है, सारी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इसी प्लॉट पे पूछी जाती है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए हमारा स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो इनिशियल रेट मीन्स 1 बाई वी नॉट, और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन 1 बाई एस के प्लॉट में कन्वर्ट है, ठीक है, हमारा वही है जो हमने देखा था। फॉर एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन फॉलोइंग मैकलेमेंटन मैकेनिज्म द वाई इंटरसेप्ट इज 5000 मीटर। तो वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या होता था, स्लोप हमारा km बाई वी एम होता था, और इंटरसेप्ट हमारा होता था 1 बाई वी एम, तो 1 बाई वी एम को दिया है 5000 इफ़ द इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन
हमको दिया है 1 × 10⁻⁹ ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली पहले क्या निकाल सकते हैं, वी मैक्स निकाल सकते हैं। वी मैक्स कितना हो जाएगा 1/5000, और वी मैक्स हमारा कितना होता है E0 × S होता है, = 1/5000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन हमको दिए, सॉरी वी मैक्स हमारा होता है K3 × E0। आपके फॉर्मूले याद रखने हैं अच्छे से, कभी कभी गलती हो जाती है, तो आप एक बार देख लीजिए। वी मैक्स हमारा होता है K3 × E0। E0 हमको दिया है 1 × 10⁻⁹, तो K3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, K3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × 10⁵, और K3 हमने अभी बताया था क्या होता है हमारा टर्नओवर नंबर, ठीक है। तो 2 × 10⁵ हमारा आ जाएगा टर्नओवर नंबर, तो यही हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली हमको क्या दिया था, हमको 1/V मैक्स दिया था, इंटरसेप्ट दिया 1/V मैक्स से हमने V मैक्स निकाल लिया। फिर V मैक्स को हमको पता है कि उसकी वैल्यू होती है K3 × E0, और हमको एंजाइम की कंसंट्रेशन दी थी, हमको सिर्फ K3 की वैल्यू निकालनी थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि टर्नओवर नंबर क्या होता है, टर्नओवर नंबर को ही हम K3 से डिनोट करते हैं, और कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछी होती है तो वहाँ पे क्या होता है K3/Km होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 6th प्रॉब्लम। द Vmax and Km for enzyme catalyzed reactions are 2 × 10⁻⁻3, हमारा Vmax हो गया। फिर हमको क्या दिया है Km भी दिया है। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब हमको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी दी है, ठीक है। तो हमारा हमको पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, V = Vmax × S, क्योंकि Vmax हमारा कितना होता था K3/E0, K3/E0 की जगह हम Vmax लिख सकते हैं, और क्या होता था हमारा Km + S। सबकी वैल्यू हमको यहाँ पे दी है बेसिकली। तो Vmax हमको क्या दिया है, Vmax हमको दिया है 2 × 10⁻⁻3। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। सब्स्टिट्यूट कंडीशन कितनी दी है हमारे पास 10⁻⁻6। Km की वैल्यू कितनी दी है, Km भी 10⁻⁻6 है, S भी यहाँ पे 10⁻⁻6 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली 2 × 10⁻⁻6, और हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻6 का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻3। यूनिट क्या होगी हमारे पास सेकेंड इनवर्स। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ रखनी थी, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, फॉर्मूले सारे अच्छे से याद होने चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब 7th प्रॉब्लम पे आते हैं। फॉर एन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन अ प्लॉट ऑफ 1/V एंड 1/S0 यील्ड्स अ स्लोप ऑफ 40 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं स्लोप हमारा क्या है, Km/Vm हमको दिया है 40 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज 2.5 माइक्रोमोलर, तो हमको E0 की वैल्यू दी है, E0 हमको दिया है 2.5 माइक्रोमोलर है, तो इसको मोलर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻6 मोलर। पूछ क्या रहा है हमसे यहाँ पे कैटालिटिक एफिशिएंसी, तो हमसे पूछ क्या रहा है K3/Km, ठीक है। अब देखिए Vmax क्या होता है हमारा, Vmax होता है हमारा K3/E0। तो अगर हम यहाँ पे Km / K3/E0 होगा, Vmax हमारा K3/E0 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 40, E0 राइट साइड में चला जाएगा, 2.5 × 10⁻⁻6, ये हमारे पास Km/K3 की वैल्यू आ जाएगी। तो Km/K3 की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या चाहिए K3/Km, तो K3/Km जस्ट इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 था, ये तो ऊपर चला जाएगा 10⁻6 × 40 × 2.5, तो 2.5 × 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, और 10⁻6/10⁻2 तो हमारे पास आ जाएगी 10⁻4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 10⁻4 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब 8 प्रॉब्लम देखते हैं। इन एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन E + S = ES प्लस गिव्स आउट E + P। हमको K2 की वैल्यू दी है, यहाँ पे E0 दिया है, और हमको क्या निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी और टर्नओवर नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, हमने जो माना था स्टार्टिंग में वहाँ पे K1 तो ठीक है,
यहाँ पे K2 माना था, तो K इनवर्स हमारा पे यहाँ पे K2 हो जाएगा, और K2 की जगह पे हमने K3 माना था, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हमको बस फॉर्मूले रखना, तो वी मैक्स हमारा क्या होता है, वी मैक्स हमारा K3 इंटू ई नॉट होता था, पर यहाँ पे K3 की जगह पे क्या दिया, K2 दिया, K2 इंटू ई नॉट हो जाएगा। अब K2 की वैल्यू कितनी दी है, 3.42 इंटू 10 की पावर 4, 3.42 इंटू 10 की पावर 4, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 की पावर -2। हमारी वी मैक्स कितनी हो जाएगी, 3.42 इंटू 10 की पावर 2। ओके, तो ये हमारी वी मैक्स हो गई। फिर क्या पूछ रहा है, टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर हमारा K3 होता था, तो यहाँ पे K3 जगह पे क्या दिया, K2, तो हमारा ये डायरेक्टली K2 की वैल्यू जो है वो हमारी टर्नओवर नंबर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये हमारे पास ट्रांजिशन 9th और 10th प्रॉब्लम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के एप्लीकेशन पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल्टा एन जी डबल डैगर -1 आर टी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन जी डैगर क्या है, 1 माइनस एन, जहाँ पे एन क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आता कहाँ से है, जब हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का डेरिवेशन करते हैं वहाँ पे ये फॉर्मूला यूटिलाइज होता है, पर आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, दो फॉर्मूले। इन फॉर्मूले से आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे एग्जाम में पूछी भी जाती है प्रॉब्लम, गेट में भी पूछ जाती है, नेट में भी पूछ जाती है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया, यहाँ पे हमको दिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी दी है, ये हमको दिया है, ये की वैल्यू दी है, हमको निकालना क्या है, हमको डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, और हमको मॉलिक्यूलरिटी दी है, मॉलिक्यूलरिटी हमको इतनी है बाय मॉलिक्यूलर, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी डैगर कितना हो जाएगा, डबल डैगर, मॉलिक्यूलरिटी बाय मॉलिक्यूलर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 - 2। अगर मोनो मॉलिक्यूलर होते तो एन की वैल्यू 1 हो जाती, बाय मॉलिक्यूलर है तो एन की वैल्यू 2 हो गई, इसी तरह ट्राई मॉलिक्यूलर होती एन की वैल्यू 3 हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, डेल्टा एन जी डैगर की वैल्यू कितनी हो गई, -1। अब डेल्टा एच कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच हो जाएगा हमारे पास ये कितना दिया है हमारे पास, 5.5 किलो जूल में दिया है, ठीक है, किलो जूल में रखते हैं, प्लस डेल्टा एन जी डैगर कितना है, -1, और -1 पहले से है तो -1 -2 हो गया। आर टी हमको जूल में दिया है तो 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, क्योंकि हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसलिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किए, और टेम्परेचर कितना दिया हमको, 300 केल्विन, 300 केल्विन दिया है। तो बस इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो 5.5 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4.988, इसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.512 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो बहुत ईजी प्रॉब्लम थी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपसे प्रॉब्लम ईजिली हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारे पास उसी तरह की है, द आरएनएस पैरामीटर फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 2NaCl, 2NaCl गोज टू 2NO प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, N हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2, तो डेल्टा एन जी डैगर डबल डैगर कितना हो जाएगा, 1 - n, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही है, हमको ए की वैल्यू दी है, ए से वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं कि ए का कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ए की वैल्यू कितनी दी हमको, 105, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा हमारे पास, ई ए कितना है हमारे पास, 105 प्लस डेल्टा एन जी डैगर -1, और -1 पहले से होता है तो -2, आर टी की वैल्यू यहाँ पे हमको दी ही दी है तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इंटू 2.5, तो 105 -2 इंटू 2.5 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने एंजाइम कैटालिसिस देखा जो कि गेट और नेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में हर एग्जाम में हर ईयर में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और एंजाइम, उसके बाद हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है, उस पर किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो भी हमने देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया so do like and share with your friends and please subscribe to our channel. Thank you for watching.